Good evening, everyone. So today we'll start with electricity numericals, and part by part we'll complete it. इलेक्ट्रिसिटी का जो न्यूमेरिकल्स है ना, मैं इसको 3 पार्ट में करने वाला हूँ. एक सॉल्व एग्जाम्पल, एक इंटेक्स क्वेश्चंस और एक एक्सरसाइज क्वेश्चंस. तो पहला जो पार्ट होगा हमारा वो सॉल्व एग्जाम्पल्स का होगा. ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं. और ये सम जो है, अ करंट of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. Amount of electric charge ये हमें फाइंड करना है जो सर्किट से फ्लो होता है. तो ये सम को हमको कैसे करने का वो मैं आपको बताता हूँ. तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि गिवन क्या है. तो ये सब में जो गिवन है वो है करंट. करंट डिनोट हम आई से करते हैं और कितना दिया है 0.5 एम्पियर. मैं हर बार बच्चों को ये बोलता हूँ कि जब भी स्टेटमेंट से ना समझ में आए क्या दिया क्या है और फाइंड क्या करना है, तो आप एक ही काम करो, आप यूनिट को देखो. नंबर के बाद जो यूनिट है उसको देखो, यूनिट से आप पहचान जाओगे कि कौन है. तो इफ़ यू नो दैट एम्पियर इज़ यूनिट ऑफ करंट, सो दैट विल बी कन्फर्म्ड कि ये दिया जो चीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ करंट है. अच्छा, मिनट्स है तो ये कोई और नहीं होगा, टाइम होगा. और टाइम कितना है 10 मिनट्स. क्लियर है. एंड टू फाइंड, तो मैं फाइंड क्या करना है, ये कह रहा है कि फाइंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. तो चार्ज को हम डिनोट क्यू से करते हैं और क्यू का क्वेश्चन मार्क वो हमें फाइंड करना है. अब सबसे पहले जब ये सॉल्व करने जाऊँ तो ये एसआई यूनिट में, और मिनट्स जो है ना वो एसआई यूनिट में नहीं है. टाइम इज़ नॉट गिवन इन एसआई यूनिट. देयरफॉर व्हाट कैन वी से, देयरफॉर टाइम विल बी इक्वल टू 10 इंटू, और 1 मिनट कितना होता है 60 सेकेंड्स. तो ये हो जाएगा कुछ 600 सेकेंड्स. ये हमने कन्वर्जन कर लिया. अब आ जाते हैं हम सोल्यूशन में. तो जो हमारा फॉर्मूला लिस्ट है ना, उसमें से आई, क्यू और टी को एक ही फॉर्मूला रिलेट करता है. दैट फॉर्मूला सेज आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी. अमाउंट ऑफ करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम. देयरफॉर वी कैन से, तो चार्ज हो जाएगा आई इंटू टी. आई का वैल्यू दिया है 0.5, टी टाइम का वैल्यू दिया है 600. तो ये हो जाएगा 0.5 को मैं हाफ लिख सकता हूँ, हाफ इंटू 600, और ये 2 1 जा 2, 300 जा, तो ये 300. देयरफॉर Q इज इक्वल टू 300, क्या 300 कूलम. तो इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे Q के वैल्यू को. तो आंसर आएगा हमारा द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग इज 300 कूलम. तो इस तरह से आप फाइनल आंसर लिख लोगे. तो स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्व एग्जाम्पल 12.2. ओके, अब इसके अंदर क्या दिया है कि हाउ मच वर्क इज़ डन. तो हाउ मच वर्क इज़ डन यानी कि फाइंड क्या करना है, कहीं ना कहीं वर्क डन फाइंड करना है. इन मूविंग अ चार्ज 2C यानी 2 कूलम चार्ज को मूव करना है अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट. तो 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 12 वोल्ट है. तो ये हमारा एग्जांपल 12.2. ठीक है, इसमें गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं. तो गिवन डेटा और टू फाइंड. तो गिवन ये है, चार्ज के बारे में दिया है. तो चार्ज डिनोट क्यू से होता है और कितना है वो 2 कूलम. 2C that is 2 coulomb it is given to us. and potential difference, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम V से भी डिनोट करते हैं, V इज इक्वल टू 12 वोल्ट. 12 वोल्ट आ गया समझ में. अब टू फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड करना है वर्क डन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क.
जो रिलेशन है, जो सोल्यूशन पार्ट में जो पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन और क्यू को रिलेट करता है, हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, देयरफॉर V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो W हो जाएगा V इंटू क्यू, यहाँ से W क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू मल्टीप्लाई होके, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू V इज़ 12 वोल्ट, तो ये 12 हो गया, और Q इज़ 2 कूलम, तो ये 2 हो गया, देयरफॉर वर्क डन हो गया 24। और वर्क डन का यूनिट अगर याद नहीं है तो जान लो जूल्स होता है। वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल्स। तो आंसर में देयरफॉर द वर्क डन इज 24 जूल। कितना वर्क हो गया, 24 जूल। सो बच्चों नेक्स्ट सम में ये कह रहा है कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। कभी भी वर्ड सोर्स देना, सोर्स ये होता है और पीछे नंबर के पीछे जो वोल्ट आए तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसको ऐसे पहचानना होता है। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम्स, तो रेजिस्टेंस दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, हमें फाइंड करना है कितना करंट मिलेगा। दूसरा पार्ट में हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ सोर्स 220 वोल्ट सोर्स इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर इज़ 100 ओम्स। तो बड़ा सिंपल सा है ये यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए पोटेंशियल डिफरेंस यानी V क्या दिया है, 220 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना दे दिया है, 1200 ओम्स, और पूछा है कि करंट, इस पार्ट में करंट कितना ड्रॉ करेगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस छोड़ देते हैं क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी 220, यहाँ भी 220, ये बल्ब के लिए, RB यानी बल्ब के लिए, और करंट ऑफ बल्ब ये RE यानी इलेक्ट्रिकल हीटर के लिए, और ये करंट इन इलेक्ट्रिकल हीटर IE, ये हमें क्या करना है, ये हमें फाइंड करना है। तो दोनों ही केस में हमें करंट फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में ये जो है ये डिपेंडेंट है ओम्स लॉ के ऊपर। तो याद रखो ये V होता है ना, PD V होता है, यही V होता है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, देयरफॉर I क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो ये I ऑफ बल्ब, ये R ऑफ बल्ब, V है 220 और ये है 1200, ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया क्या, 11 अपॉन 60, ये कैंसिल किए, 11 2 11 सा एंड 2 60 सा, करंट है तो करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर। तो ये बल्ब वाला पार्ट मिल गया, बल्ब का करंट का जो पार्ट था मिल गया। तो बल्ब इतना करंट ड्रॉ करेगा। दूसरा ओम्स लॉ अगेन यहाँ पर ये केस में यूज़ करेंगे, V इज इक्वल टू IR, तो यहाँ से I ऑफ हीटर विल बी V अपॉन R ऑफ हीटर। तो I ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर विल बी इक्वल टू V कितना है, 220 है, और ये कितना है, 100 है, ये ज़ीरो कैंसिल हो गया। तो IE कितना हो गया, 22 अपॉन 10 दैट इज़ 11 अपॉन 5 एम्पियर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ईच कितना करंट ये लोग ड्रॉ कर रहे हैं, बराबर। तो इसको फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, फर्दर डिवाइड करेंगे तो 0.18 आ जाएगा, और इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो 2.2 आ जाएगा। तो इसको फर्दर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो ये बल्ब जो है ये 11/60 एम्पियर करंट ड्रॉ करता है, और ये जो हीटर है ये 11/5 एम्पियर करंट ड्रॉ करता है। ठीक है, तो आगे समझ में समझिए। 12.4 जो है ना वो बहुत ही अच्छा समय। हाँ, इसमें कह रहा है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर 60 वोल्ट। 60 वोल्ट है, स्टेटमेंट से कन्फ्यूजन है तो टेंशन मतलब 60 वोल्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस, बस ये बात कही दिया है। एंड इट ड्रॉज, दिस इलेक्ट्रिकल हीटर ड्रॉज करंट ऑफ 4 एम्पियर। मतलब जब पोटेंशियल डिफरेंस 60 है तो करंट जो ड्रॉ कर रहा है वो 4 एम्पियर है। कौन, इलेक्ट्रिक हीटर। बाद में अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करके 120 कर दिया गया
तो वही इलेक्ट्रिक हीटर कितना करंट ड्रॉ करेगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखो मैंने सम को कैसे बना दिया। तो यहाँ पर हमारा सम है ये, ठीक है, और ये सम के अंदर हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है पहले वो क्या था 60, तो करंट कितना ड्रॉ हो रहा था 4 एम्पियर, ठीक है। जब पोटेंशियल डिफरेंस 60 था तो करंट 4 एम्पियर ड्रॉ हो रहा था। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस जब 120 तो करंट कितना ड्रॉ होगा, तो हम इसको क्या कहते थे V1 तो I1 ये V2 तो I2 कितना, ठीक है। अब आप सबको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के हिसाब से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। देयरफॉर V1 जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I1 को, एंड V2 जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I2 को, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर V2 अपॉन V1, अगर मैंने इन दोनों का प्रोपोर्शनलिटी का रेशियो ले लिया तो V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1, तो पहले V2 को फिर V1 को, तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी है ना, देखो ये इक्वालिटी में जाएगा तो इसका भी कांस्टेंट होगा, और ये जब इक्वालिटी करेगा तो इसका भी कांस्टेंट होगा, दोनों कांस्टेंट कैंसिल हो जाएंगे और इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 किसको प्रोपोर्शनल डायरेक्टली I2 को, तो ये I2 आ जाएगा, और V1 किसको प्रोपोर्शनल डायरेक्टली I1 को, तो ये I1 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गया। देयरफॉर हम कहेंगे V2 का वैल्यू क्या है 120 है, V1 का वैल्यू कितना है 60 है, I2 हमें फाइंड करना है, और I1 कितना है 4 एम्पियर, सिर्फ 4 लिख लेता हूँ, नंबर लिख लेता हूँ, यूनिट रहने देता हूँ। देयरफॉर ये 61 जा 62 जा एंड 2 4 जा 8, 8 इक्वल्स टू I2। देयरफॉर करंट कितना हो गया, करंट I2 कितना हो गया 8 एम्पियर। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो गया तो करंट भी जो ड्रॉ हो रहा है वो भी डबल हो जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल हुआ तो करंट ड्रॉ क्या हो जाएगा, डबल। बाकी अगर चीज़ें चेंज नहीं हो रही, बाकी चीज़ों में बदलाव नहीं आ रहा है, तो ऐसा वैलिड है। तो होपफुली ये सम समझ में आ गया होगा आपको। जो सम नंबर 12.5 है ना, उसमें क्या कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 डिग्री। तो एक वायर है, उसका लेंथ है 1 मीटर, और उसका जो रेजिस्टेंस है वो 26 ओम्स है एट 20 डिग्री। देखो हमें जो अभी सम्स करने हैं 10th स्टैंडर्ड में, उसका टेम्परेचर का कोई रिलेशन नहीं है, तो टेम्परेचर सिर्फ ऐसा ही दिया होगा हमें कंफ्यूज करने के लिए। वी डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट टेम्परेचर। तो अब हमें लेंथ दे दिया है 1 मीटर, ये 26 ओम्स दे दिया है, टेम्परेचर छोड़ दो। इफ़ द डायमीटर ऑफ द वायर, देन डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर एट दैट टेम्परेचर। तो 20 डिग्री टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी क्या होगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। वैसे टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं हमें, और बाद में प्रिडिक्ट करो ये कौन सा मटेरियल है, तो टेबल से जाके उसको प्रिडिक्ट करेंगे कौन सा मटेरियल है। तो बड़े क्लीन चीज़ दिए हैं भाई, लेंथ ऑफ द वायर इज़ 1 मीटर, रेजिस्टेंस इज 26 ओम, डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, रेजिस्टिविटी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला था रो इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल, ये रफ कर रहा हूँ खाली, ये फॉर्मूला यूज़ करके हम रेजिस्टिविटी फाइंड कर लेंगे। आर रेजिस्टेंस है वहाँ, ए नहीं है और एल भी है। सो नाउ वी नीड टू वर्क ऑन एरिया, एरिया ऑफ द वायर। अब एरिया ऑफ द वायर कैसे फाइंड करूँगा, तो सबसे पहले जो आपको फर्स्ट स्टेप में डायामीटर दिया है ना, वो कितना दिया है 0.3 mm। अच्छा बात याद रखो, डायमीटर से काम नहीं चलेगा, आपको एरिया के लिए रेडियस लगेगा। तो आप क्या कहोगे, तो रेडियस क्या हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2, दैट इज 0.3 mm अपॉन 2, दैट इज ये क्या ले लेंगे हम लोग 0.15 mm, ठीक है। या एक सीधा सीधा काम कर लो आप लोग, ये डायमीटर जो दिया है 0.3 mm, तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। mm को जब मीटर में करेंगे तो नंबर ऐसे लिख दो, और mm को जब मीटर में करोगे तो 10⁻³ आ जाएगा, ये पहला चीज़, ठीक है। बाद में डायमीटर क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ये 0.3 था, इसको 3 बनाया तो एक पॉइंट और माइनस अपने को कम करना पड़ेगा, तो ये 10⁻⁴ मीटर हो गया। आई बात सुन में। तो अब यहाँ से आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा 3/2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, एंड देयरफॉर आर इक्वल्स टू 1.5 इंटू
10⁻⁴ मीटर। ये हमें मिल गया आर का वैल्यू फर्स्ट स्टेप में। इस तरह से आर का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा, तो आर का वैल्यू मिल गया हमको। ठीक है, अब हमें ढूंढना क्या है, एरिया। तो सेकेंड स्टेप में एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू ले लो 3.14 और आर का 1.5 इंटू 10⁻⁴ द होल स्क्वायर, दैट इज 3.14 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁸ आ गया। ठीक है, अब 3.14 इंटू 1.5 इंटू 1.5 ये सब मल्टीप्लाई हो जाए तो आंसर आएगा 7.065 इंटू 10⁻⁸। ये मीटर स्क्वायर एरिया हो गया, ये हमारा एरिया मिल गया। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम फाइंड करेंगे किसको, रेजिस्टिविटी को। रेजिस्टिविटी इज आर इंटू ए अपॉन एल। आर है 26 इंटू ए है 7.065 इंटू 10⁻⁸ और लेंथ है 1, तो 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इंटू 26 कर देंगे सिर्फ, तो आंसर जो हमारा आएगा वो 183.69, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 184 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये पॉइंट को 2 पीछे मैंने शिफ्ट किया, तो ये 1.84, ये बड़े नंबर को छोटा नंबर बनाया ना, तो ये 10⁻⁸ इंटू 10⁻² हो जाएगा। ये बड़े नंबर को मैंने छोटा बनाया तो पावर प्लस हो जाएगा, छोटे नंबर को बड़ा बनाते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1.84 इंटू 10⁻⁻⁶। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टिविटी। अब ये 1.84 इंटू 10⁻⁻⁶, इसका वैल्यू जब हम टेबल में चेक करेंगे, बराबर इन दिस टेबल, तो ये वैल्यू इसका है 1.84 मैंगनीज़ का। ठीक है, ये वैल्यू मैंगनीज़ का है 1.84 इंटू 10⁻⁶। तो मटेरियल जो है वो मैंगनीज़ का होगा। ये सब के हिसाब से जो मटेरियल है वो किसका होगा, मैंगनीज़ का होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सम 12.6, ये भी बहुत अच्छा सम है। इसमें क्या कह रहा है, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल। एक मटेरियल है, उसका वायर का लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना है, 4 है। लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, तो रेजिस्टेंस 4। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल। तो इसी मटेरियल की तरह एक और वायर है, उसका लेंथ अगर जो है, ये वायर का लेंथ कितना एल है, तो इसका कितना है, L/2 है, इसका हाफ है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, तो इधर इसका जितना है, ये 2A है, उसका A है, तो इसका 2A है। हमें फाइंड करना है भाई इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो बड़ा सिंपल सा है, तो दोनों मटेरियल सेम है, दोनों मटेरियल सेम यानी रो इधर भी सेम और रो इधर भी सेम है। रेजिस्टिविटी जो है ना, मटेरियल सेम यानी रेजिस्टिविटी सेम। ठीक है, लेंथ यहाँ वाला L ले लिया, यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, रेजिस्टेंस जो है वो 4 ओम्स है, यहाँ का लेंथ जो होगा वो L/2 होगा, यहाँ का एरिया जो है वो 2A है, रेजिस्टेंस कितना है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग कुछ ऐसा मान लेते हैं कि ये जो है ना लेंथ, ये लेंथ ओरिजिनल जो है वो L है। ठीक है, ये वाले केस में, और यहाँ वाला केस में इसको हम लोग न्यू कंडीशन मान लेते हैं, तो लेंथ न्यू बराबर लेंथ न्यू इज, इसका क्या है, आधा है, ये पुराने वाले का आधा है, तो LO/2, पुराने वाले का आधा, पुराने वाला कितना है, L है, बराबर, तो ये आ गया L/2। ठीक है, अब एरिया ओल्ड, पहले वाला एरिया क्या दिया, A दिया है, पहले वाला एरिया A दिया है, नया वाला एरिया क्या होगा, न्यू एरिया कितना हो जाएगा, न्यू एरिया इज इसका डबल, तो ट्वाइस इंटू एरिया ओल्ड, ट्वाइस इंटू एरिया ओल्ड, तो ये क्या होगा 2AO, AN क्या हो गया 2AO। रेजिस्टेंस ओल्ड, पुराना रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम्स, तो रेजिस्टेंस न्यू कितना है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब याद रखो एक फॉर्मूला कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया, ये एक फॉर्मूला है। तो रेजिस्टेंस ओल्ड क्या प्रोपोर्शनल किसको होगा,
लेंथ ओल्ड अपॉन एरिया ओल्ड, और रेजिस्टेंस न्यू किसको प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ न्यू अपॉन एरिया न्यू, ये ऐसा हो जाएगा। अब ये दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो हम ले लेते हैं आर एन अपॉन आर ओ का रेशियो, तो इधर आ जाएगा इक्वालिटी। तो सबसे पहले का आर एन वाला, तो आर एन क्या है, एल एन अपॉन ए एन, तो लेंथ न्यू अपॉन एरिया न्यू डिवाइडेड बाय आर ओ, डिवाइड है, डिवाइडेड बाय आर ओ का क्या है, एल ओ अपॉन ए ओ, लेंथ ओल्ड अपॉन एरिया ओल्ड। तो आर एन अपॉन आर ओ इज इक्वल टू लेंथ न्यू अपॉन एरिया न्यू, ये डिवाइड का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये ए ओ अपॉन एल ओ बन जाएगा, ये उसका उल्टा हो जाता है। ये आगे समझ इतना। अब हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, आर एन की जगह फाइंड करना है, आर ओ जो है वो 4 है, इसको हम लोग कैसे करते हैं, एल एन एल ओ को साथ में ले लेते हैं, एल एन और एल ओ को साथ में, तो एल एन अपॉन एल ओ साथ में, और ए ओ अपॉन ए एन, ए ओ अपॉन ए एन ये साथ में, तो ये आर एन अपॉन 4 इज इक्वल टू, अब देखो क्या बोल रहे हैं, नया वाला लेंथ क्या है, पहले वाले का आधा, नया वाला लेंथ क्या है, पहले वाले के आधा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से मैं एक रिलेशन ड्राइव कर लेता हूँ, लेंथ न्यू इज हाफ ऑफ लेंथ ओल्ड, समझ में आ रहा है, तो लेंथ न्यू अपॉन लेंथ ओल्ड विल बी हाफ, बात बराबर समझो, लेंथ न्यू कितना है, पहले वाले का आधा है, तो लेंथ न्यू अपॉन लेंथ ओल्ड क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर लेंथ न्यू अपॉन लेंथ ओल्ड क्या हो गया, इसका वैल्यू हाफ हो गया। अभी एरिया जो है ना, एरिया बच्चों, एरिया क्या दिया है, एरिया दिया है, एरिया न्यू इज ट्वाइस एरिया ओल्ड, तो एरिया न्यू अपॉन एरिया ओल्ड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2/1, एरिया न्यू अपॉन एरिया ओल्ड क्या हो जाएगा, 2/1। यहाँ पर क्या है, एरिया ओल्ड अपॉन एरिया न्यू, तो एरिया ओल्ड अपॉन एरिया न्यू क्या हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा। तो ये आर एन अपॉन 4 इज इक्वल टू 1/4, 4 कैंसिल, तो आर एन कितना आ गया, आर एन आ गया 4 ओम्स। तो यहाँ पर बिल्कुल भी चेंज होने वाला, और सॉरी 1 ओम, ये 4 कैंसिल है, क्या बचा 1 ओम, तो नया वाला रेजिस्टेंस जो होगा वो 1 ओम्स हो जाएगा। ठीक है, मैं ये सबको एकदम शॉर्ट मेथड में करके बताता हूँ, ये तो बहुत लॉन्ग मेथड हो गया। ठीक है, तो आपके लिए एक शॉर्ट मेथड है, कभी भी ऐसा कंडीशन आए सम का, कैसा, रेजिस्टेंस का, तो ये देखो, रेजिस्टेंस न्यू अपॉन रेजिस्टेंस ओल्ड इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हो आप, लेंथ न्यू अपॉन लेंथ ओल्ड इंटू एरिया ओल्ड अपॉन एरिया न्यू। ठीक है, रेजिस्टेंस लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, न्यू के साथ न्यू आएगा, ओल्ड के साथ ओल्ड आएगा, पर रेजिस्टेंस एरिया को इन्वर्सली होता है, तो न्यू के साथ ओल्ड आएगा और ओल्ड के साथ न्यू आएगा एरिया केस में। तो ये फॉर्मूला कभी भी याद रख लो, कोई टेंशन नहीं है। अब सम पढ़ो, सम में क्या है, सम के हिसाब से, ये सम के हिसाब से जो नया वाला लेंथ है ना, नया वाला लेंथ वो पहले वाला लेंथ का आधा है, तो न्यू लेंथ, लेंथ न्यू इज इक्वल टू हाफ लेंथ ओल्ड, तो यहाँ से लेंथ न्यू अपॉन लेंथ ओल्ड का रेशियो क्या होगा। ठीक है, एक मिनट में करके बताता हूँ। हम लोग क्या करें, लेंथ न्यू इज इक्वल टू लेंथ हाफ ऑफ लेंथ ओल्ड, बराबर है लेंथ ओल्ड, तो लेंथ न्यू अपॉन लेंथ ओल्ड का रेशियो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये बात हम लोग कह रहे हैं। तो इस केस में आर एन तो फाइंड करना है, आर ओ 4 है, एल एन अपॉन एल ओ क्या हो गया, हाफ हो गया, इनटू, अच्छा एरिया न्यू जो है ना वो ट्वाइस एरिया ओल्ड है, तो एरिया न्यू अपॉन एरिया ओल्ड क्या हो जाएगा, 2/1, और यहाँ पर रेशियो किसका है, एरिया ओल्ड अपॉन एरिया न्यू, तो एरिया ओल्ड अपॉन एरिया न्यू हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पर डाल देंगे 1/2। अब ये पूरा क्या हो जाएगा, आर एन अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 × 1 1 और 2 2 4, ये 4 कैंसिल, तो रेजिस्टेंस न्यू कितना हो गया, 1 ओम्स। ठीक है, तो ये पूरा सम करने के बजाय आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ये रिलेशन याद है तो, अगर आपने ये रिलेशन याद रख लिया तो आपका काम एकदम आसान होगा। ठीक है।